बच्चों सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। अच्छा जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था यूरिन एनालिसिस और हमने डिस्कस किया था कि यूरिन की कंपोजिशन के बारे में हमने डिस्कस किया था और फिर उसके बाद हमने दो तरह की एग्जामिनेशंस पढ़ी थी। हमने कहा था कि एक फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है, केमिकल एग्जामिनेशन होती है। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमने पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कलर और ऑर्डर और वॉल्यूम और इनकी इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे केमिकल एग्जामिनेशन। और केमिकल एग्जामिनेशन में मैंने आपको बताया था कि हम दो तरह की एग्जामिनेशंस परफॉर्म करते हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन या क्वालिटेटिव टेस्ट, और दूसरे जो टेस्ट होते हैं उनको कहते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन या क्वालिटेटिव टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें हम किसी भी सैंपल के अंदर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की प्रेजेंस या एब्सेंस को हम कंफर्म करते हैं कि वो चीज़ उस सैंपल के अंदर मौजूद है या नहीं। और अगर हमें कंफर्म हो जाता है, उसकी प्रेजेंस हमें कंफर्म हो जाती है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज़ की उस सैंपल के अंदर कितनी क्वांटिटी है। तो फिर उसके लिए हम फिर क्वांटिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं और फिर हम उस क्वांटिटेटिव टेस्ट के थ्रू हम उनकी क्वांटिटी मुहैया करते हैं। सो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट से, जिसमें हम डिफरेंट क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करेंगे यूरिन के, और हम उसके थ्रू कंफर्म करेंगे यूरिन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कि वो मौजूद होते हैं, वो किस तरह से हम देखते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट है, सबसे पहले आप कोई भी जब सैंपल आप फिजिकल एग्जामिनेशन इसकी कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद जब केमिकल एग्जामिनेशन आप स्टार्ट करते हो, तो उसमें आप सबसे पहले केमिकल एग्जामिनेशन में आप सबसे पहले एक सिंपल सा टेस्ट परफॉर्म करते हो, जिसमें आप क्या करते हो कि यूरिन की स्ट्रेंथ डिटेक्ट करते हो। इससे आपको फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें पता चलता है, इस स्ट्रेंथ डिटेक्शन से या फोम टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि यूरिन जो है उसकी नेचर क्या है। वो कंसनट्रेटेड यूरिन है, सैंपल जो हमारे पास आया है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है या डाइल्यूटेड है, ठीक है। सो उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर हम 3 ml यूरिन सैंपल लेते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब को जो है उसको स्टॉपर लगाते हैं, और उस स्टॉपर लगाने के बाद हम उस टेस्ट ट्यूब को जो है ना विगोरसली शेक करते हैं। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो 3 ml हमने यूरिन सैंपल ऐड किया था, उसको हम विगोरसली शेक करते हैं। अब जब हम शेक करेंगे विगोरसली, तो उसमें क्या होगा कि वो जो कंपोनेंट्स, जो सैल्यूट कंपोनेंट्स होते हैं जो यूरिन सैंपल के अंदर होते हैं, जब हम उसको शेक करेंगे तो वो आपस में कोलाइड करेंगे, और जब कोलिजन होगी तो उस कोलिजन के नतीजे में फोम फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो क्या होगा कि उस यूरिन के सरफेस के ऊपर फोम फॉर्मेशन होना, फोम बनना शुरू होगा, ठीक है। सो आफ्टर 15 to 20 सेकेंड्स विगोरस शेकिंग, उसके बाद हम जस्ट उस टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करते हैं, उसके अंदर जो यूरिन है, और हम देखते हैं कि सरफेस के ऊपर फोम जो है वो है, आया है या नहीं, और कितना है। अगर आपके पास फोम फॉर्मेशन जो है, एक तो नॉर्मल होती है, थिन सी लेयर होती है। अगर थिन सी लेयर है तो उसको हम कहते होते हैं कि लेस फोम फॉर्मेशन अगर हो रही है, सो दैट इंडिकेट्स के यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड था। बिकॉज जितने कम सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतनी ही कम उनके दरमियान कोलिजन होगी शेकिंग की वजह से, और उतने ही कम उसके अंदर फोम फॉर्मेशन होगी। लेकिन जितने ज़्यादा सॉल्यूट होंगे, कंसनट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी, तो उसमें जो कोलिजन है वो ज़्यादा होगी और फॉर्म फॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा होगी। सो ज़्यादा फॉर्म फॉर्मेशन दैट इंडिकेट्स दी दैट द यूरिन इज कंसनट्रेटेड, और अगर लेस फॉर्म फॉर्मेशन होगी तो हम ये कह सकेंगे कि यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड इन नेचर है। तो ये सिंपल एक टेस्ट है जिससे हमें ये पता चलता है कि यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन है या डाइल्यूटेड यूरिन है। चलें, इससे हमें क्या पता चलेगा? फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि डाइल्यूटेड यूरिन है, पास आउट हो रहा है,
इस टेस्ट से अगर हमें ये पता चला कि डाइल्यूटेड यूरिन है, सो हम उससे फिर क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? अगर पैथोलॉजिकली देखा जाए तो क्या हो सकता है, उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके ख्याल में? जी, कोई बताएगा मुझे? मेरे क्वेश्चन रिपीट कर दें, आवाज़ कट रही थी। जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपने फोम टेस्ट परफॉर्म किया और फोम टेस्ट का रिजल्ट आया और जिसमें आपने देखा कि फोम फॉर्मेशन कम हुई, सो हम ये कहते हैं कि यूरिन जो है वो डाइल्यूट यूरिन पास हो रहा है। तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट किन प्रॉब्लम्स के अंदर डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है? कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन एक बता दें चले, बड़ी कॉमन पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें डाइल्यूटेड यूरिन पास हो रहा होता है। डायबिटीज इंस्पाइटिस होता है। यस सर, डायबिटीज होती है। जी, वेरी गुड। वो कंडीशंस, जी बिल्कुल। तो वो कंडीशंस जिसके अंदर पोलीयूरिया होता है, सो पोलीयूरिया के अंदर हमारे पास डाइल्यूटेड यूरिन पास आउट हो रहा होता है। सो उस केस में हम कहते हैं कि हमें ये जो फोम टेस्ट है ये हमें रफ सा आइडिया दे देता है। फिर हम पेशेंट की हिस्ट्री भी चेक करते हैं, तो हिस्ट्री देख के ना हमें कंफर्म हो जाता है कि वो डायबिटीज़ इंसिपिडस का पेशेंट है या नहीं। चलें जी, ये तो एक सिंपल सा टेस्ट था, फोम टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट था, जिससे हमने यूरिन की कंसनट्रेटेड या डाइल्यूटेड नेचर के बारे में हमें पता चला। उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब यूरिन की कंपोजिशन जब मैं आपको बता रहा था, तो उस कंपोजिशन के अंदर हमने कहा था कि यूरिन के अंदर कुछ सॉलिड पार्ट होता है और जो है कुछ वाटर पार्ट होता है। तो वाटर पार्ट जो है वो 90-95% था, जबकि सॉलिड जो पार्ट था वो 5 to 10% था। अब जो सॉलिड पार्ट था उसके अंदर हमने कहा था कि एक ऑर्गेनिक होता है कंपोनेंट और एक इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक के अंदर हमने कहा था कि उसके अंदर यूरिया, क्रेटिनिन, हाइपोयूरिक एसिड, ये 3 चीज़ें आती हैं। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर आपके पास सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और अमोनिया वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। अब देखें, इन सब चीज़ों के अंदर आप देखेंगे, अभी जो हम नेक्स्ट टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम ग्लूकोज डिटेक्ट करने जा रहे हैं सैंपल के अंदर, यूरिन सैंपल के अंदर। किसी भी कंपोजिशन के अंदर जब हम यूरिन की नॉर्मल कंपोजिशन पढ़ते हैं, सो उसके अंदर आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता। सो इसको हम एक तरह का ये भी कह सकते हैं कि दिस ग्लूकोज इज द एबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन। ये नॉर्मली तो नहीं प्रेजेंट होता, एंड ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन जो है या डिजीज कंडीशन यूरिन जो है वो यूरिन के अंदर पास आउट, ग्लूकोज जो है वो यूरिन के अंदर पास आउट हो रहा होता है। सो उसमें हम, और ये हम कॉमनली ये ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसको हम आगे देखते हैं किस लिए परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिलहाल इसके प्रोसीजर पे हम थोड़ा सा आते हैं। आपको हमने यूरिन सैंपल के अंदर जो ग्लूकोज डिटेक्शन करते हैं उसके लिए जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बेनिडिक्ट टेस्ट। ठीक है, बेनिडिक्ट टेस्ट। ये बेनिडिक्ट टेस्ट जो है ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं इसको हम पहले देखते हैं। उसके बाद ये देखें, आपने क्या करना होता है, आपने पाइपेट के अंदर 1 ml बेनिडिक्ट रिएजेंट लेना होता है और उसके बाद आपने पास्चर पाइपेट की मदद से, पास्चर पाइपेट बेसिकली ड्रॉपर को देते हैं, ड्रॉपर की मदद से आपने 8 ड्रॉप्स यूरिन सैंपल के ऐड करने हैं। ठीक है, ये जब दोनों चीज़ें आप ऐड करेंगे उसके बाद आपने इस 1 ml बेनिडिक्ट को और 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन सैंपल को बर्नर के ऊपर, डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर आपने इसको बॉयल करना, हीट करना है ताकि ये बॉयल हो जाए। ठीक है,
जब आप इसको हीट करेंगे और आफ्टर हीटिंग जब आप इसको ना कूल करेंगे अंडर टेप वाटर, उसी जस्ट ट्यूब को अंडर टेप वाटर रख लेंगे ताकि बाहर से उसके ऊपर पानी गिरे और वो जो है वो कूल हो जाए। जैसे ही वो वापस जो है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास कलर चेंज कोई आ रहा है या नहीं। याद रखिएगा, जब हम बेनेडिक्ट रिएजेंट का अपना कलर जो है वो लाइट ब्लू होता है, लाइट ब्लू कलर में बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है। तो जब हम इसमें यूरिन सैंपल ऐड करते हैं तो वही लाइट ब्लू कलर इनिशियली रहता है, लेकिन जब हम इसको बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, सो उसके बाद इससे कलर चेंज होना शुरू होते हैं। सो जो कलर चेंज है वो हमें क्या बताते हैं, देखें, अगर आफ्टर बॉइलिंग और कूलिंग अगर आपके पास कोई कलर चेंज नहीं आया, वही ब्लू का ब्लू कलर ही रहा, सो दैट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ शुगर, कि उस यूरिन सैंपल के अंदर शुगर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पेल ग्रीन कलर आया विद स्लाइटली क्लाउडी, सो हम ये कहते हैं कि दिस सैंपल कंटेन ट्रेस अमाउंट ऑफ शुगर। वाइल अगर ग्रीन कलर का आता है, डेफिनेटली क्लाउडी ग्रीन कलर आता है, तो फिर हम उसकी ये हम बेसिकली उसकी कंसंट्रेशन के बेस पे हम उसको उसकी लेवल डिफाइन करते हैं, और ये कलर चेंज हमें बताता है बेसिकली उस सैंपल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। जैसे जैसे कलर चेंज जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, मतलब पहले येलो था, ब्लू के बाद ग्रीन, पेल ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, फिर उसके बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड। सो ऐसे ऐसे हम उसकी पे नंबरिंग करते जाते हैं, 1+2+3+4+, और ये जैसे जैसे कलर जितना सीवियर नंबर के हाई नंबर के पास जाता जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि उतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वो शुगर उस सैंपल के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे कलर्स आप देख लें, स्टार्ट में जो कलर्स थे ये देखें, दिस इज दी नेगेटिव, ये नेगेटिव सैंपल है, ये आपके पास लेवल 1 है, ठीक है, और ये आपके पास लेवल 2 है, और ये लेवल 3 है, ठीक है। तो इसके बाद एक ब्रिक रेड कलर भी आता है, जो सॉरी दरमियान एक येलो कलर भी आता है, जो कि ये येलो और ऑरेंज थोड़ा सा टिंच कलर है। सो बेसिकली यहाँ से अगर आपके पास ये येलो और ब्लू कलर आता है, लाइट ब्लू कलर ही रहता है आफ्टर रिएक्शन और आफ्टर बॉइलिंग, सो इट मीन्स के सैंपल नेगेटिव है। और जैसे जैसे आपके पास कलर चेंज होता जाता है फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ठीक है, तो जैसे जैसे आगे चलता जाएगा वैसे वैसे हम कहते जाएंगे कि उसके अंदर ग्लूकोज शुगर जो है वो मौजूद है। अब इसको अगर आप देखें, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जनरल कंडीशंस के अंदर यूरिन जो है वो दो वजह से यूरिन जो है ग्लूकोज के अंदर आता है, ग्लूकोज जो है वो यूरिन के अंदर आता है। फर्स्ट जो है वो तब है कि जब ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल एलिवेटेड हो, ठीक है। अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, फिर ज़्यादा फिल्ट्रेट के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज आएगा। वो ग्लूकोज जब प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर आएगा तो नॉर्मली आपने पढ़ा है जो है वापस से रीअब्सॉर्ब होता है सारा का सारा। लेकिन अगर ग्लूकोज जो है वो ख़ास लेवल तक जो है वो उसकी रीअब्सॉर्प्शन हो सकती है, अगर वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो उस फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन उस लेवल से इंक्रीज कर जाए तो फिर आपके पास फर्दर रीअब्सॉर्प्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है, और फिर वही ग्लूकोज जो है फिल्ट्रेट के अंदर, यानी कि फिल्ट्रेट के अंदर आगे आना शुरू कर जाता है, और जब यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो यूरिन का पार्ट बन के यूरिन के अंदर पास आउट होता है ग्लूकोज। सो उसको हम कहते हैं ना एक तरह का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा कहते हैं। ये मैंने आपको एक दफ़ा पढ़ाया भी था, और शायद अभी आप लोग रीनल के अंदर भी पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा शायद, रीअब्सॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन और सिक्रीशन। सो उसके अंदर यही है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो उसके अंदर भी आपके पास यूरिन के अंदर ग्लूकोज आना शुरू होता है। और सेकेंडली, अगर आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई नहीं है, लेकिन अगर ट्यूबुलर जो रीनल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन की जो ग्लूकोज की जो रीनल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन है अगर वो इम्पेयर्ड हो जाए, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास ग्लूकोज चूँकि रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा होता, तो उस वजह से आपके पास वो पास आउट हो रहा होता है यूरिन के अंदर।
सो नॉर्मली ज़्यादातर जो कॉमन कंडीशन है जिसके अंदर आप ग्लूकोज को यूरिन के अंदर आपको मिलेगा, सो वो कॉमनली डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर होता है। सो ये एक तरह का क्वालिटेटिव टेस्ट है ग्लूकोज की डिटेक्शन यूरिन के अंदर। उस ग्लूकोज डिटेक्शन से हम एक तरह का डायबिटीज़ मेलाइटिस को सो ये फर्स्ट एबनॉर्मल कंपोनेंट था यूरिन के अंदर जो कि हम कॉमनली चेक करते हैं, और वो होता है ग्लूकोज। सेकंड जो एबनॉर्मल कंपोनेंट है जो कि आज का हमारा आखिरी डिस्कशन होगी, वो है प्रोटीन्स। कोई बता सकता है कि यूरिन के अंदर जो है वो नॉर्मल यूरिन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं या नहीं होते? नहीं होते सर। अच्छा, क्यों नहीं होते? ब्लड के अंदर तो होते हैं ना। यस सर, पर जो मेम्ब्रेन का साइज इतना नहीं होता कि प्रोटीन उसमें से पास कर सके, उनकी फिल्ट्रेशन नहीं होती। जी शाबाश। और इसके अलावा क्या रीज़न है? जी कोई और बताए, शाबाश। आई होप सारे जाग रहे होंगे। और सर शायद चार्ज का भी होता है, प्रोटीन और मेम्ब्रेन दोनों नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो पूरे जी वेरी गुड। प्रोटीन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी नेगेटिवली चार्ज होती है, सो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, सो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। और सेकंड फैक्टर ये है कि जो मेम्ब्रेन है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके सेल्स जो हैं जब वो आपस में एक दूसरे के साथ जो उसकी टेन एंगस्ट्रॉम्स की, उसका जो मिनिमम जो मैक्सिमम जो स्पेस होती है ना वो 10 एंगस्ट्रॉम्स की होती है। वो पोडोसाइट्स के दरमियान जो स्पेस होती है, सो वो 10 एंगस्ट्रॉम्स की होती है। और नॉर्मली जो है हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादातर उनका साइज़ ज़्यादा होता है, बड़े साइज़ के होते हैं। वो 10 एंगस्ट्रॉम से उसका साइज़ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस वजह से प्रोटीन्स जो हैं वो नॉर्मली फ़िल्टर नहीं होते और हमारे पास यूरिन सैंपल के अंदर नहीं आते। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन्स भी एबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन है। सो देखिए, प्रोटीन यूरिया वो कंडीशन जिसके अंदर प्रोटीन्स जो है वो यूरिन के अंदर आते हैं, एक्सेस प्रोटीन्स, तो उनको उसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और नॉर्मली जो है प्रोटीन यूरिया ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। ये एक चार्ट है, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। प्रोटीन यूरिया फिजियोलॉजिकल कब होगी, इन कंडीशंस के अंदर होगी, तो ये होती है फिजियोलॉजिकल होती है प्रेगनेंसी के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। और पैथोलॉजिकल कब होती है? पैथोलॉजिकल जो है वो प्रीरीनल भी हो सकती है, उसकी वजह प्रीनल भी हो सकती है और पोस्ट रीनल भी हो सकती है। प्रीनल का मतलब क्या है कि शायद प्रॉब्लम किडनी में नहीं, किडनी से पहले, किडनी से बाहर कहीं प्रॉब्लम है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो, ज़्यादा एनीमिक हो, ठीक है, और ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स इन द सीरम हो, सो उस इन तीनों कंडीशंस में क्या होगा कि ब्लड के अंदर प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जब प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सो डेफिनेटली जब वो ब्लड विद हाई प्रोटीन कंटेंट जब किडनी की तरफ मूव करेगा, सो इन समहाउ उस प्रेशर की वजह से, जो फिल्ट्रेशन प्रेशर्स होते हैं, उन प्रेशर्स की वजह से समहाउ जो स्मॉलर प्रोटीन्स हैं, जो कि इन कंडीशंस कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि नॉर्मली यूरिन के अंदर, क्रिएटिनिन जो है वो हल्का सा यूरिन के अंदर आता है नॉर्मली भी, ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं क्रिएटिनिन इज द किडनी हेल्थ इंडिकेटर। क्रिएटिनिन को किडनी हेल्थ इंडिकेटर इस वजह से कहा जाता है कि नॉर्मली इट इज़ प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस अमाउंट इन यूरिन। इफ इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द यूरिन देन इट indicates that kidney there is some
डैमेज टू द किडनीज, जिसकी वजह से आपके पास क्रिएटिन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। सो उस कंडीशन, इन तीनों कंडीशंस के अंदर आपके पास प्रोटीन चूँकि बढ़ेंगे ब्लड के अंदर, सो उसमें क्या होगा कि आपके पास यूरिन के अंदर प्रोटीन समहाउ मैच कर पाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, और जब वो फिल्टर होते हैं तो उसकी वापस रीअब्जॉर्प्शन तो होती नहीं है, सो उसकी वजह से वो आपके पास यूरिन में पास आउट होंगे। सो ये इसकी रीनल कॉज हो सकती है, एक रीनल कॉज हो सकती है, एक रीनल कॉज हो सकती है। रीनल कॉज क्या है कि कोई भी किडनीज के अंदर कोई डैमेज हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन हो। सो उस केस में क्या होगा कि वो जो इंटेक्ट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटेक्ट नहीं रहती, और जब वो इंटेक्ट नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन नहीं हो पाएगी, बिकॉज नेगेटिविटी नहीं हो पाएगी जिसकी, और मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी तो साइज भी जो है वो ज़्यादा साइज़ के प्रोटीन्स जो हैं वो फिर फिल्टर हो सकेंगे। सो उस केस में वो कंडीशंस जो कि जिसमें आपके पास प्रोटीन आता है और जिसका ओरिजिन रीनल होता है, तो वो आपके पास ये कंडीशंस हैं। सिंपली इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वो कंडीशन जिसमें किडनीज जो हैं वो डैमेज हों, जिनकी जब उनकी बेसमेंट में ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाए, तो फिर प्रोटीन्स जो हैं वो मैनेज कर लेते हैं फिल्टर होना, और फिर वो यूरिन के अंदर आना शुरू कर जाते हैं। और आखिरी जो है वो पोस्ट रीनल है कि किडनी के बाद जब यूरिन बन जाता है और वो यूरिनरी ट्रैक्ट में से पास होके जो है यूरिनरी ट्रैक्ट में इंटर होता है, तो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन है, सो उस इन्फेक्शन के नतीजे में आपको पता है कि फिर वाइट ब्लड सेल्स मूव करते हैं और वहाँ पे फिर जो है वो फाइट होती है अगेंस्ट दी पैथोजेंस, और उसके नतीजे में आपके पास जो ब्रेक डाउन होती है पैथोजेंस की या प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स जो हैं वो यूरिन के साथ जो आ रहा होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो यूरिन आ रहा होता है उस यूरिन के साथ एड अप हो रहे होते हैं, और आपके पास वो एक तरह के प्रोटीन में यूरिन में पास आउट हो रहे होते हैं। सो उसका इस तरह के अगर आपके पास सिचुएशन है तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटीन यूरिया है उसका कॉज जो है वो पोस्ट रीनल है। तो पोस्ट रीनल हमारे पास किडनी के बाद, ठीक है। सो हमारे पास 3 तरह की कॉजेज हो गई पैथोलॉजिकल। एक किडनी से पहले, तो वो क्या है कि ऐसी तमाम कंडीशन जिसके अंदर ब्लड के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। रीनल क्या है? रीनल वो काज क्या होगी कि जब किडनी के अंदर डैमेज हो, किडनी में कोई डैमेज हो जिसकी वजह से जो बैरियर्स थे वो इंटेक्ट ना रहे। और इसकी पोस्ट रीनल कौन सी होती है कि जब किडनी में जब यूरिन फॉर्मेशन होती है और किडनी से निकल के जब यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर होती है, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा, सो उस इन्फेक्शन के नतीजे में जो प्रोटीन्स होंगे जो तो वो एड अप होंगे इन दी यूरिन सैंपल, और उस केस में भी आपके पास यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आएंगे। सो दीज आर दी 2 major causes of the proteinuria. First one is the physiological and the other one is pathological. Apart from these, normally proteins जो है वो बड़े ट्रेस अमाउंट के अंदर यूरिन के अंदर आते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि नॉर्मली यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते। एक इसके डिटेक्शन के लिए हम 4 तरह के क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बहुत छोटे छोटे टेस्ट हैं, आप इसको जहन में रखिएगा। एक हमारे पास है रॉबर्ट टेस्ट, दूसरा है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, थर्ड है हेलर्स टेस्ट, और फोर्थ है हीट टेस्ट। रॉबर्ट टेस्ट की अगर रिक्वायरमेंट्स देखी जाएँ तो इसमें हमें सैंपल चाहिए होगा, हमें पाइपेट्स चाहिए होंगे, टेस्ट ट्यूब और रॉबर्ट रिएजेंट चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं कि हम सिंपली 2 ml यूरिन सैंपल ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद हम आराम से उस टेस्ट ट्यूब के अंदर यूरिन सैंपल के साथ हम 2 ml रॉबर्ट्स रिएजेंट ऐड करते हैं। और जब हम वो रिएजेंट ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो हमने यूरिन सैंपल ऐड किया है और उसके ऊपर जो हम रिएजेंट ऐड करते हैं, तो यूरिन सैंपल और रिएजेंट के सरफेस के दरमियान, जहाँ पे यूरिन सैंपल का सरफेस है उसका और रॉबर्ट रिएजेंट का जो बॉटम है, इन यहाँ पे इस जंक्शन पे हमारे पास एक रिंग फॉर्मेशन होती है। अगर आपके पास रिंग जो है फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यूरिन के अंदर जो है वो प्रोटीन्स मौजूद हैं। और अगर आपके पास रिंग फॉर्मेशन नहीं हुई उस जंक्शन पे, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है सैंपल के अंदर। सिमिलरली सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट भी है, दोनों का प्रोसीजर सेम है, जस्ट यहाँ पर रॉबर्ट रिएजेंट की जगह हम सल्फोसैलिसिलिक एसिड ऐड करते हैं और वही सेम रिजल्ट इसके भी आते हैं कि अगर आपके पास कलरलेस रिंग अपीयर होगी तो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, और अगर वो नहीं होगी तो दैट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन्स। और
देन नेक्स्ट जो टेस्ट है वो हमारे पास है हेलर्स टेस्ट। हेलर्स टेस्ट के अंदर जो है हम सिर्फ रिएजेंट ही डिफरेंट करते हैं। इसमें हम रॉबर्ट और सल्फोसिलिक एसिड की जगह हम हेलर्स रिएजेंट ऐड करते हैं, और उसमें भी इस तरह से जंक्शन पे आपके पास रिंग फॉर्मेशन होती है। तो कलरलेस रिंग अगर बन गया तो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस, अगर रिंग फॉर्मेशन नहीं हुई तो दैट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन्स। और फाइनली हम क्या करते हैं, अगर कुछ भी ना हो तो हम क्या करते हैं, हम यूरिन सैंपल लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, और उस यूरिन सैंपल को फ्लेम के ऊपर, डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर हम उसको बॉयल करते हैं। ठीक है, जब वो बॉइलिंग होगी तो जब प्रोटीन्स अगर उसके अंदर होंगे तो वो प्रोटीन्स क्या करेंगे कि उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे और वो बॉल्स के साथ स्टिक हो जाएंगे, क्योंकि जब बॉइलिंग होती है तो वो यूरिन सैंपल जो है वो टेस्ट ट्यूब में ऊपर को उठता जाता है। ठीक है, बॉयल होकर ऊपर को सरफेस की तरफ आता है, और जब सरफेस पे आता है तो अगर यूरिन सैंपल के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं तो उसके क्लम्प्स बन जाते हैं, वाइट कलर के क्लम्प्स बन जाते हैं। और जिस टाइम यूरिन जो है वो बॉइलिंग के दौरान उछल रहा होता है ऊपर, सो उस उछलने के दौरान वो क्लम्प्स अगर प्रोटीन्स होंगे तो वो क्लम्प बन के बॉल्स के साथ स्टिक हो जाएंगे और वो आपके पास वाइट कलर के ऐसे क्लम्प्स नज़र आएंगे। सो अगर आपके पास आफ्टर बॉइलिंग, ठीक है, अगर आपके पास वाइट कलर के ऐसे क्लम्प्स बॉल्स के साथ स्टिक नज़र आए, सो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ये सिंपल सा टेस्ट है। और अगर आपके पास वो नहीं थे मौजूद तो then that means that urine sample is negative for the presence of proteins. So ये हमारे पास 4 टेस्ट है जिसके थ्रू हम प्रोटीन की डिटेक्शन कर सकते हैं यूरिन सैंपल में। तो आई होप आपको इन 4 टेस्ट की समझ आ गई होगी कि इसमें सिर्फ आपको बस जस्ट प्रोसीजर एक ही जहन में रखना है, और आपके पास पहले 3 टेस्ट के अंदर सिर्फ रिएजेंट ही चेंज हो रहा है, उसके रिजल्ट्स या उसका कलर या उसकी ऑब्जर्वेशंस तीनों की सेम है, जस्ट रिएजेंट का डिफरेंस है। और ये 4 टेस्ट इसलिए बताए गए हैं कि इन चारों में से अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल हो तो आप इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो आज के प्रैक्टिकल में हमने बेटे 3 चीज़ें कवर की। तो हमने एबनॉर्मल कंपोनेंट्स के क्वालिटेटिव टेस्ट जो है वो डिस्कस किए कि उनके क्वालिटेटिव टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो एक हमने एबनॉर्मल कंपोनेंट ग्लूकोज का डिस्कस किया, और ग्लूकोज में हमने कहा कि उसके लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और सेकंड हमने प्रोटीन्स जो है उसकी डिटेक्शन डिस्कस की कि वो किस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने 4 टेस्ट हमने डिस्कस किए कि एक हमारे पास रोबोट टेस्ट है, दूसरा सल्फोसिलिक एसिड टेस्ट है, थर्ड जो है वो हेलर्स टेस्ट है, और फोर्थ हीट टेस्ट है। और स्टार्ट में हमने एक जनरल सा टेस्ट डिस्कस किया जिसके थ्रू हम यूरिन की यूरिन की नेचर के बारे में हमें पता चलता है कि यूरिन किस नेचर का है, कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। सो उसके लिए हमने फोम टेस्ट परफॉर्म किया। सो ये था आज का प्रैक्टिकल। अभी आप लोगों का बेटा कोई क्वेश्चन हो इन तीनों प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई भी सवाल हो आप लोगों का। जी, क्लियर है सबको? अच्छा, चलें, थैंक यू बेटे। और मुझे आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग रीनल कहाँ तक पहुँचे हो अभी? आप लोग रीनल में कहाँ तक आपने पढ़ लिया है? जी जी, कहाँ तक पढ़ लिया आप लोगों ने रीनल में?